बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आता है ट्रॉमेटिक वास्कुलर इंजरी। इसका सिंपली यही मतलब है कि हमारे हेड रीजन को किसी ऑब्जेक्ट की वजह से ट्रॉमा हो जाए और वहाँ पर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वेसल जो है वो डैमेज हो जाए, तो उसको हम ट्रॉमेटिक वास्कुलर इंजरी कहेंगे। एक ट्रॉमा हो गया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और वहाँ पर जो हमारी सीएनएस की वेसल्स थी वो डैमेज हो गई, सही है, उनके वाल्स जो थे वो टेयर हो गई। तो उन वेसल से क्या शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। और ये ब्लीडिंग डिपेंड करता है कि कौन-सा ब्लड वेसल जो होता है वो उनके वॉल ब्रोकन हो गई। इसके बेस पर 4 टाइप्स है इसके। एक को कहते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, सब एरेक्नोइड हेमाटोमा एंड इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा, सही है। अब इन चारों में ये अलग-अलग अकेले-अकेले भी हो सकता है और या 2 कंबाइन भी हो सकता है। जैसे ये 2 या 3 एक एट अ टाइम भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो वाउंड्स होंगे वो तो या कंट्यूजन होंगी या लेसरेशन होंगी। पिछले लेक्चर में दोनों को एक्सप्लेन किया है। और कंट्यूजन और लेसरेशन में जो होते हैं सब एरेक्नाइट एंड इंट्रापेरेन्काइमल, ये 2 इंजरीज़ जो है या हेमाटोमास जो है ये कॉमन है और ये दोनों एक साथ कंबाइनली भी हो सकते हैं। अभी पहले नंबर पर आते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा में। हमारे जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी, सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये वाले जो है। अब इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ये वाला जो ब्रांच है सही है, यहाँ पर ये जो ऊपर जाता है यहाँ अंदर, सही है, हमारे ड्यूरामेटर के साथ। तो ये इस ब्रांच की जब डैमेज हो जाती है तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। अब ये क्या है, ये एक ड्यूरल वेसल है, ज़ाहिर बात है जब ये डैमेज हो जाए तो इससे जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है वो जाता है हमारे ड्यूरल स्पेस में, बल्कि ड्यूरल स्पेस से भी बाहर जाती है। इसलिए इसको एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं, यानी कि ओवर या सुपरफिशियल टू द एपिड्यूरल स्पेस। अब क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करते हैं एक डायग्राम के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा ड्यूरामेटर है, सही है। और यहाँ पर मिडल मेनिंजियल ये स्कल यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो होता है वो रप्चर हो गई। और यहाँ पर ये ब्लड जो होता है इसका क्लॉट बन गया जिसको हम क्या कहेंगे, एपिड्यूरल हेमाटोमा। और ज़ाहिर बात है ये आर्टरी की ब्लड है तो इसलिए ये एक आर्टेरियल ब्लड हो गया, सही है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी के ब्लड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ड्यूरामेटर होता है ये एक्चुअली स्कल के साथ चिपका हुआ होता है नॉर्मली, लेकिन ये जो हेमाटोमा होता है ये अपने प्रेशर के थ्रू क्या कर देते हैं, इस ड्यूरामेटर को स्कल से पील कर देते हैं, इससे जुदा कर देते हैं, सही है। और स्कल और ड्यूरामेटर के दरमियान में यहाँ पर क्या बन एक बाइकन्वेक्स शेप में हेमाटोमा बन जाती है जिसको एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो बेबीज़ होते हैं वो तो नॉर्मली उनका जो स्कल जो होता है वो बिल्कुल भी अगर ब्रोकन भी ना हो जाए, लेकिन हम सडन मूवमेंट जिस तरह बच्चों के सर को देते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनको एपिड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है। क्योंकि इन सडन मूवमेंट की वजह से वहाँ पर हमारे जो मिडल मेनिंजियल आर्टरीज है उनके वॉल्स ब्रेकअप हो सकते या उनकी कई ब्रांच होते हैं वो डिटेच हो सकते हैं, सही। तो उनमें इस तरह क्या होगा, एपिड्यूरल हेमाटोमा होगा। लेकिन जो चाइल्ड्स है या एडल्ट्स है उनमें जब तक उनके स्कल में क्रैक नहीं आ जाता और वो टेम्पोरल रीजन पर जब क्रैक आ जाता है वहाँ पर मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाती है और उनमें क्या हो जाता है, एपिड्यूरल हेमाटोमा हो जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो जब कोई ब्लड वेसल क्या हो जाए वो टेयर अप हो गया से है तो वहां से जो ब्लड होगा वो उन वेसल से निकलेगा, वो बहुत हाई प्रेशर के साथ होगा, से है। अभी वही जो मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया उनके बारे में बताते हैं। तो ये क्या कर देगा, जो ड्यूरामेटर है उनको स्कल से क्या करे, फिल अप करेगा, उनसे जुदा करेगा, सही है। और जो स्कल और ड्यूरामेटर के दरमियान में अब जो स्पेस बन गया वहां पर ये हेमाटोमा जमा हो जाएगा और इसको हम एपिड्यूरल हेमाटोमा कहेंगे। लेकिन ये जो हेमाटोमा होता है ये क्या करते हैं, अंदर की जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उसको प्रेस कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, सही। इस प्रेशर की वजह से वहाँ पर डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साइंस पैदा होते हैं कुछ ही हॉर्स में, सही है। और ये एक बहुत ही इमरजेंसी केस होता है, यानी कि इसका जल्द अज जल्द कोई ट्रीटमेंट चाहिए होती है। वो ट्रीटमेंट क्या होती है कि पहले हम जो हेमाटोमा है वहाँ से ड्रेन करेंगे और उसके बाद इसको फिक्स करेंगे, यानी कि विसल की जो आर्टरीज है उसकी हीलिंग के लिए कुछ करेंगे और जो स्कल है उसके लिए भी। आगे है सबड्यूरल हेमाटोमा, सही है। ज़ाहिर बात है सबड्यूरल का मतलब ये है कि ये हमारे जो ड्यूरा मैटर है उसके 2 लेयर्स होते हैं, सही है। एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है, सही है। तो उन दोनों के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है, सही है। अब इसमें क्या कहते हैं कि जब हमारा हेड जो होता है वो बहुत रैपिड मूवमेंट करता है, सही है।
इस तरह डिफरेंट एक्सीडेंट्स में होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ब्रिजिंग वेन्स होते हैं वो टेयर कर जाते हैं, वो टूट जाते हैं। सही है। अब ब्रिजिंग वेन्स क्या है? ब्रिजिंग वेन्स वही होते हैं कि हमारे जो ब्रेन से डिफरेंट ब्लड होता है वो ड्रेन करता है। सही है। ये एक ब्रिजिंग वेन है। सही है। ये इस तरह ब्रेन के टिश्यू से आता है, इससे ब्लड, और इसके थ्रू जाता है हमारे सुपीरियर सेजिटल साइनस में और फिर हमारे सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। तो इसको ब्रिजिंग वेन कहते हैं। जब ये ब्रिजिंग वेन टूट जाता है फिर क्या होता है कि इससे ब्लीडिंग आता है। सही है। और वो ब्लीडिंग ज़ाहिर बात है कहाँ जाएगा? सबड्यूरल स्पेस में चला जाएगा। सही है। जो ड्यूरामेटर की दोनों लेयर के दरमियान जो स्पेस है, और इसको हम क्या कहेंगे? सबड्यूरल हेमाटोमा कहेंगे। अब जो ड्यूरामेटर है, एक तो इसकी आउटर लेयर है सही, जिसको हम पेरियोस्टम भी कह सकते हैं, ये एक प्रॉपर लेयर है सही है। और एक जो है इनर लेयर है जिसको हम मेनिंजियल लेयर कहते हैं। तो ये जो मेनिंजियल लेयर होते हैं ये बहुत ज्यादा थिन होता है सही है, और एरेक्नॉइड मैटर जो होते हैं उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज होता है। इसी वजह से इस तरह लगता है कि जो हेमाटोमा बन गया ये बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नाइड मैटर के दरमियान बन गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये क्यों इस तरह दिखाई देता है? क्योंकि ये जो इनर लेयर है ड्यूरा मैटर की बहुत थिन है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ऐसा नजर आता है कि एरेक्नाइड मैटर और ड्यूरा मैटर के दरमियान है, लेकिन इनके दरमियान भी ये थिन लेयर प्रेजेंट होता है सही है। फिर कहते हैं कि जो वेन है ये क्यों टूटता है? सही है। ये इसलिए टूटता है क्योंकि जब हमारे ब्रेन के एट्रोफी होता है तो ये जो ब्रिजिंग वेन होता है ये स्ट्रेच हो जाता है। जब ये स्ट्रेच हो जाता है तो इसकी चांसेस ज्यादा होते हैं मूवमेंट के साथ ब्रेक होने के। सही है। और एट्रोफी ब्रेन की कब होती है? ये मोस्टली ओल्डर एडल्ट्स में होती है, जो लोगों का 40 से अबव एज होता है। इसी वजह से उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा बेबीज़ में भी ये होता है क्योंकि उनमें जो ब्रीथिंग वेन्स होते हैं उनके वॉल्स बहुत थिन होते हैं, बेबी वेन्स होते हैं, सही है। इसी वजह से उनका टूटना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, ये बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि जब एक बंदे को इंजरी हो जाती है तो 48 हॉर के अंदर-अंदर उसमें क्या ये हेमाटोमा अपीयर हो जाता है, सही है। यानी कि 48 हॉर ये लेते हैं कि ये ब्लड अक्युमुलेट वहाँ पर हो जाता है। अब ये जो हेमाटोमा है या तो ये यूनिलेटरल होगा जिस तरह इस डायग्राम में है इस तरह, या एक साइड पर होगा, या ये दोनों साइड पर ही हो सकता है सही है। अब कॉमनली जो है ये यूनिलेटरल हो सकता है, लेकिन बायलेटरल भी इसकी पॉसिबिलिटी है। जब ये बन गया तो ये इसके नीचे जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं उस पर ये प्रेशर डाल लेते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। वो साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट हेडेक है, कन्फ्यूजन है, ग्रेजुअली लॉस है किस चीज़ की? न्यूरोलॉजिकल फंक्शन की, यानी कि मेमोरी, डिसीजन वगैरह की जो डिफरेंट फैक्टर्स है ये इन्वॉल्व हो जाते हैं सही। अब इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है? ब्रिजिंग वेन है, यानी कि वेनस ब्लड है। और जो पिछले वाला था एपिड्यूरल हेमाटोमा, वहां पर क्या था? उसमें आर्टीरियल ब्लड था, क्योंकि मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, वहां पर क्या हो जाता था? टीयर हो जाता था सही है। तो अब ये तो एक बात हमें समझ आ गई कि इसके क्या साइन एंड सिम्पटम्स है। इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हैं। तो इस मॉर्फोलॉजी में ये कहते हैं कि जो एक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा होता है, यानी कि जो शॉर्ट टाइम में सबड्यूरल हेमाटोमा अपीयर हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वीक्स मंथ्स नहीं लेता, उसमें क्या-क्या चेंजेस हमें आती है। सबसे पहले ये होता है कि फ्रेश ब्लड के कुछ बंचेस होते हैं, बहुत सारे क्लॉट्स होते हैं, इस तरह बंचेस सही हैं, एक जगह पर इस तरह अपीयर हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह पर अपीयर हो जाते हैं। और ये जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये इन सबड्यूरल स्पेस के अंदर होते हैं, लेकिन जिस सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं वो ये प्लेटन बना देती है सही है, और ये सल्काई के अंदर नहीं जाती सही है। इसको मैं डायग्राम से आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए तो ये हमारे पास क्या है? ये सल्काई है सही है, ये बिल्कुल भी एम्प्टी पड़ी हुई है, इसके अंदर नहीं आते। और दूसरा इसके नीचे ये जो एरिया है ये बिल्कुल इस तरह प्लेट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए तो इस तरह की चीजें नजर आती है, यहाँ पर बिल्कुल ही प्लेट बना हुआ है सही है। ये बात कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये तो एक क्योंकि किसने अपना सरफेस फ्लैटन कर दिया सही है, कि जो सब एरेक्नाइड स्पेस होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि वहाँ पर ये ब्लड जाता ही नहीं है सही है। ये ड्यूरल स्पेस के दरमियान जो होते हैं जमा होता है। फिर सबड्यूरल हेमाटोमा के फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस की। उसमें क्या कहते हैं? उसमें ये कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड क्लॉट्स है ये थोड़े टाइम बाद जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं और बहुत सारे अलग-अलग क्लॉट्स बना लेते हैं, सही है, एक जगह पर दूसरी जगह पर। ये कितना टाइम लेते हैं? ये ऑलमोस्ट वीक ले लेते हैं, सही है। लेकिन इसके अलावा जो ड्यूरल सरफेस होते हैं उसके ऊपर ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, सही है। ज़ाहिर बात है एक इंजरी हो गई उसके रिस्पॉन्स में हीलिंग का प्रोसेस ज़रूर स्टार्ट होगा। तो ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन है ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स लेते हैं। फिर अगेन यहाँ पर स्कार्स भी बनेंगे हीलिंग प्रोसेस के थ्रू, तो ये 1 to 3 मंथ्स लेते हैं, सही है।
इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गई, इसके अंदर डिफरेंट ब्लड वेसल बन जाती है, सही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ एक ब्लड वेसल टूट चुका है, नए ब्लड वेसल बनेगा ही। लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके वॉल बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, सही है, यानी कि ये बेबी ब्लड वेसल्स होते हैं, सही है। अगेन ये क्या करेगा, ये दोबारा ब्लीड करेगा और इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे हेमरेजेस बन जाएगी, ब्लीडिंग्स बन जाएगी, सही है। ये छोटे-छोटे हेमरेजेस की ब्लीडिंग की वजह से अगेन हमें वहाँ पर माइक्रो हेमरेजेस नज़र आएँगे। फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में कहते हैं, तो ट्रीटमेंट के बारे में ये कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ये कि हम सर्जिकली ये रिमूव करेंगे जहाँ पर ये ब्लड जमा हुआ है और जो टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं उनको अ, हम सर्जिकली रिमूव करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है समरी, आ जाता है, ऐसे ही इन सब की जो समरी है यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसमें क्या कहते हैं कि फिजिकल इंजरी जो होते हैं हमारे ब्रेन को तब हो सकती है जब हमारे स्कल की जो इनसाइड होते हैं वो हमारे ब्रेन के टिश्यू को फोर्सफुली टच करे, सही है। जाहिर बात है, हमारी ये ब्रेन के टिश्यू है तो उसके ऊपर स्कल है, तो स्कल की जो इनर साइड होगा वो जब वो टच करेगा हमारे ब्रेन टिश्यू के साथ, तब वो हमारे ब्रेन टिश्यूज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि जो ब्लंट ट्रामाज होते हैं, एक पेनिट्रेटिंग ट्रामा था जो हमारे टिश्यूज को टेयर करते थे और दूसरा ब्लंट ट्रामा होता है, सही है। ये क्या करता है कि एक तो जिस जगह पर ये ट्रॉमा हो जाती है उस जगह पर अगर इंजरी हो जाए उसको हम कोप इंजरी कहते हैं और उसके अपोजिट साइड पर हो जाए उसको हम काउंटर कोप इंजरी कहते हैं, सही है। फिर अगर रैपिड मूवमेंट के साथ या रैपिड डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया है, हेड में क्या हो जाता है कि हमारे जो एक्सॉन है, न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन है उसको इंजरी हो जाती है जिसको हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं। ये भी रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स काज करते हैं, इम्बैलेंसेस काज करता है। फिर जो ट्रॉमा होते हैं वो टीयरिंग अप द ब्लड वेसल करते हैं, सही है। अभी जो हमने एक्सप्लेन किया वास्कुलर इंजरी, इसके बारे में बात करते हैं, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है, ताकि ये क्या है, एपिड्यूरल हेमाटोमा है, सबड्यूरल हेमाटोमा है या इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा है, सही है, या सब एरिकनाइड हेमाटोमा है। अब एक चीज़ हमसे रहेगी वो है ये वाला जो टेबल है, सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अभी हमने तो एपिड्यूरल भी डिस्कस किया है, सबड्यूरल भी डिस्कस, इन दोनों का कॉज क्या था, एटियोलॉजी क्या था, वो ट्रॉमा था, सही है। और हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि अगर स्कल फ्रैक्चर हो गया एडल्ट्स के दरमियान, ये क्या करे, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स डेवलप करते हैं, सही है। एपिड्यूरल हेमाटोमा में हमें पता है कि क्या होता था, जो ब्रीचिंग वेन था, सॉरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो था वो टूट जाता है, सबड्यूरल में जो था ब्रीचिंग वेन जो था वो टूट जाता है। ये हमने अभी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। अब आता है एक सब एरेक्नाइड और इंट्रापेरेन्काइमल, ये हमने इंट्राक्रैनियल हेमरेज में पीछे डिस्कस किए थे, सही है, दोनों को। ये भी वास्कुलर एबनॉर्मेलिटी है, सही है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कि कहाँ पर था। ये है वास्कुलर मालफॉर्मेशन में, यहाँ पर कहीं तक कहीं पर था, ये पीछे, हाँ, ये देखिए सब एरेक्नाइड हेमरेजेस, ये भी हमने विद सर्कुलर डिस्कस किया है और दूसरा हमने डिस्कस किया सेरेब्रल प्राइमरी पेरेन्काइमल हेमरेजेस, ये है, ये इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस के अंदर हमने सब कुछ वहाँ पर डिस्कस किया जो इस टेबल में है, आप लोग वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक वास्कुलर एबनॉर्मलिटी जिसमें हमारे पास आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बन जाता है या एन्यूरिज्म बन जाता है। एन्यूरिज्म मोस्टली कहाँ पर बनता था, हमारे सर्कल ऑफ विलियस में बनता था, सही है। इसके जो ऑनसेट होते हैं वो बहुत सडन होता है, क्विकली होता है, यानी कि एक्यूट होता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास हेडेक आ जाते हैं, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिस्टोरिएशन आ जाते हैं, सेकेंडरी इंजरीज भी हो सकती है। सेकेंडरी इंजरी किस तरह की, एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर इसको इंजरी हो गई तो एक तो यहाँ की टिश्यू डैमेज हो गई, लेकिन जो जगह ये सप्लाई करता है उसको भी ब्लड नहीं मिलती, तो वहाँ पर सेकेंडरी इंजरी हो जाती है। वाजोस्पाज्म की वजह से भी हो सकती है सेकेंडरी इंजरी, और जो अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं वहाँ पर भी हो सकते हैं। फिर इंट्रापेरेन्काइमल इंजरी के काजेस क्या हो सकते हैं, एक तो ये ट्रॉमा इसके हो सकते हैं जहाँ पर कंट्यूजन बनता है, सही है। दूसरा हेमरेजेस जो इस्केमिक इन्फार्क्शन की वजह से हो सकता है। सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी की वजह से हो सकता है, जिसमें अल्जाइमर की तरह जो अमाइलॉइड प्रोटीन है वो ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाती है। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं, और या हमारे किसी मास की वजह से ट्यूमर के मास, या प्राइमरी हो या सेकेंडरी, सेकेंडरी को मेटास्टेटिक भी कहते हैं, हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है न्यूक्लियस में, सही है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो क्रेस्ट ऑफ गायरेय होती है वो मोस्ट ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, क्योंकि बाहर से जब इंजरी हो जाती है तो जो गायरेय होती है वो एलिवेशन में आती है, इसलिए तो उसको इंजरी ज़्यादातर हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब है या ऑर्बिटो फ्रंटल सर्फेस है उसको भी इंजरी की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो इनर सर्फेस होता है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है। किसी जगह को इंजरी ऑलरेडी हुआ है, सही है, पहले इस्केमिक इंजरी हुआ है, तो वहाँ पर हमें पेटिशियल हेमरेजेस नजर आ जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पहले एक इस्केमिक इंजरी हुआ है। सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी की वजह से जो इंजरी होती है उसको हम लोबार हेमरेज कहते हैं। इसमें जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स था वो इन्वॉल्व होता था, और इसकी एक्सटेंशन यानी कि टिश्यू की डैमेज जो था ऑलमोस्ट सब एरेक्नाइड स्पेस तक जाता था। हाइपरटेंशन की वजह से होता है, तो इसके जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वो टारगेट टिश्यूज होते हैं वो डीप टिश्यूज होते हैं, डीप क्वाइट मैटर के अंदर जो
थैलेमस होता है, बेसल गैंग्लिया होता है, ब्रेन स्टेम हो गया। इस ब्रेन स्टेम बहुत ज़्यादा फैटल होती है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स है, रिस्पिरेटरी सेंटर है, वो है रेस्पिरेटरी सेंटर और वो हार्ट वाले सेंटर होते हैं, ऐसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टम तक ये जा सकता है, ऐसे ही इसके अलावा जो ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, हाई ग्रेड ग्लायोमा इसमें हो सकता है, ऐसे ही है। और सर्टेन मेटास्टेसिस भी होती है, जिसका मेलानोमा है, कोरियो कार्सिनोमा है, रेनल कार्सिनोमा है, वो मेटास्टेसिस ब्लड वेसल के थ्रू या लिम्फेटिक वेसल के थ्रू आ जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। अल्लाह हाफिज़।